Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 18th May 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download April 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about Cain Energy that has sued Air India, and this topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले हमें पूरा बैकग्राउंड समझना होगा. तो देखिए, केन एनर्जी एक यूके बेस्ड कंपनी है. तो ठीक है, ब्रिटेन की एक कंपनी है केन एनर्जी. इसकी एक डॉटर कंपनी है इंडिया के अंदर जिसका नाम है केन इंडिया. तो उसकी पेरेंट, इस केन इंडिया की पेरेंट कंपनी है केन एनर्जी और उसकी डॉटर कंपनी इंडिया में केन इंडिया. तो डॉटर कंपनी का मतलब कि ये जो केन इंडिया कंपनी है इसके सारे के सारे शेयर्स पहले केन एनर्जी के पास थे. इसको कहते हैं डॉटर कंपनी. अभी हुआ क्या कि 2006 के बाद से ये केन एनर्जी ने केन इंडिया के शेयर्स धीरे धीरे बेचना शुरू किया इंडिया के अंदर. तो उन्होंने क्या किया, पहले तो इसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कराया. इसको एक लिस्टेड कंपनी बनाई केन इंडिया को, और इसके 30% शेयर्स आईपीओ में बेच दिया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में बेच दिया. आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस टर्म आईपीओ. एक कंपनी को लिस्टेड करा करके फिर स्टॉक एक्सचेंज में उसके शेयर्स को बेचना. पहली बार उसके शेयर्स को बेचने को कहा जाता है आईपीओ, और फिर बाद में उसके शेयर्स को बार बार बेचने को कहा जाता है फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग एफपीओ. तो आई होप ये तो आप समझते ही हैं. तो 30% शेयर्स आईपीओ में बेच दिए 2007 में. केन एनर्जी ने अपनी डॉटर कंपनी केन इंडिया के 30% शेयर्स आईपीओ में बेच दिए. बाकी के बचे खुचे शेयर्स वेदांता कंपनी को बेच दिए, और खुद के पास केन एनर्जी ने खुद के पास केन इंडिया के बस 9.8% शेयर्स रखे. तो एक बार फिर से समझते हैं इस फिगर की मदद से. देखिए, ये केन एनर्जी पेरेंट कंपनी, उसकी डॉटर कंपनी केन इंडिया, 100% शेयर्स केन एनर्जी के पास थे. बाद में इसको लिस्टेड करा के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू 30% शेयर्स इसने आईपीओ करा दिए, इन्वेस्टर्स को बेच दिए, और बचे खुचे शेयर्स वेदांता को बेच दिए, और खुद के पास बस 9.8% शेयर्स रख लिए. तो हुआ क्या इस पूरे प्रोसेस में? इस पूरे प्रोसेस में इस कंपनी ने अपने जो डॉटर कंपनी के शेयर्स बेचे, तो इसमें इसको फ़ायदा हुआ होगा. जो भी शेयर्स बेचे उससे इसको फ़ायदा हुआ, और इसको हम लोग कहते हैं कैपिटल गेन. जब भी कोई कंपनी अपने एसेट्स बेचती है तो उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल गेन. समझते हैं कैपिटल गेन होता क्या है. इसका डेफिनेशन देखिए. इट इज़ डिफाइंड एज द प्रॉफिट अर्नड ऑन द सेल ऑफ एन एसेट. अगर आप कोई भी अपना एसेट बेचते हैं तो उससे जो भी आपको फ़ायदा होता है उसको आप कैपिटल गेन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई फ्लैट खरीदते हैं या कोई ज़मीन खरीदते हैं, और जिस रेट में आपने ख़रीदा 1 करोड़ में ख़रीदा है और उसको बाद में आपने 2 करोड़ में बेच दिया, तो ये जो 1 करोड़ का डिफरेंस हुआ, खरीदा 1 करोड़ में था, बेचा 2 करोड़ में, तो ये जो 1 करोड़ का डिफरेंस हुआ दैट इज़ नोन एज कैपिटल गेन. तो कोई भी इस तरह की प्रॉपर्टी वगैरह में, होम या लैंड, इसमें आप जब बेचते हैं तो जो एक्स्ट्रा इनकम होती है उसको कैपिटल गेन कहते हैं. इसी तरीके से अगर कोई कंपनी है वो अपने शेयर्स बेचती है तो उसमें जो उसको फ़ायदा होता है उसको कैपिटल गेन कहते हैं. तो इस केस में केन इंडिया के शेयर्स बेचे इस केन एनर्जी ने, तो पहले से जो उसने इन्वेस्टमेंट किया था उससे ज़्यादा दाम पे बेचा होगा ऑफ कोर्स. तो जो डिफरेंस है दैट इज़ नोन एज कैपिटल गेन. और जब शेयर्स बेचे वेदांता को और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आईपीओ किया तो इस कंपनी केन एनर्जी को हुआ कैपिटल गेन. और कैपिटल गेन के ऊपर एक टैक्स देना पड़ता है सरकार को. जब भी किसी भी इंडिविजुअल को या ऑर्गेनाइजेशन को कैपिटल गेन होता है तो उसमें इनको एक टैक्स चुकाना पड़ता है जिसको हम लोग कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं. एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है, मतलब जिसको फ़ायदा हो रहा है वही भरता है सरकार के पास ये टैक्स. तो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स. अभी हुआ क्या कि जब केन एनर्जी ने अपने केन इंडिया के शेयर्स बेचे वेदांता को और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, तो इसको कैपिटल गेन हुआ. अब इस कैपिटल गेन पे भारत सरकार ने कहा कि लाओ, हमारे 6,000 करोड़ रुपए होते हैं तुम्हारे इस कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स. तो मतलब दूसरे शब्दों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने केन एनर्जी से, जो पेरेंट कंपनी है, उससे
बोला कि तुम्हें जो कैपिटल गेन हुआ है उस पर कैपिटल गेन टैक्स होता है 6,000 करोड़ का, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टैक्स अथॉरिटीज़ ने 6,000 करोड़ का कैपिटल गेन टैक्स की लाइबिलिटी रख दी केन एनर्जी के ऊपर। इसके ऊपर केन एनर्जी जो पेरेंट कंपनी है उसने टैक्स देने से मना कर दिया। इसने कहा कि देखिए समझिए इस बात को, यहीं पे सारा का सारा ट्रिक है, इसको आपको ध्यान से इस इशू को समझना, तो यहाँ पे समझिए। केन एनर्जी ने जो आर्ग्यूमेंट दिया कि ये जो केन इंडिया कंपनी थी पहले, इसके पूरे के पूरे शेयर्स तो केन एनर्जी के पास थे, मतलब ये केन इंडिया पूरी तरह से कोई फॉरेनर कंपनी हुई, विदेश की कंपनी हुई। नाम केन इंडिया होने से तो कुछ नहीं होता है, पूरे के पूरे शेयर्स तो हमारे पास थे, तो इट बिकम्स अ फॉरेनर कंपनी, इट्स नॉट एन इंडियन कंपनी। तो जब मैंने ऐसे कंपनी के शेयर्स बेचे हैं जो इंडियन हैं ही नहीं, तो उसमें जो मुझे गेन हुआ है उसका टैक्स मैं इंडियन गवर्नमेंट को क्यों दूँ? आई डिड नॉट सेल एनी इंडियन एसेट, ये पहले से इंडिया में था, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि इंडियन कंपनी हो गया, क्योंकि इसके सारे शेयर्स तो यूके बेस्ड केन एनर्जी के पास थे। सो इट इज़ नॉट एन इंडियन एसेट। सो इस पे जो मैंने सेल किया है वो कैपिटल गेन अगर हुआ भी है तो उस कैपिटल गेन का टैक्स मैं भारत सरकार को नहीं दूंगा, बिकॉज दिस केन इंडिया अर्लियर वाज नॉट एन इंडियन एसेट। सारा का सारा ये जो इशू है वो इसी मुद्दे पे है कि क्या ये जो केन इंडिया इंडिया के अंदर फंक्शनल था लेकिन उसके सारे शेयर्स केन एनर्जी के पास थे, क्या अब केन इंडिया को इंडियन एसेट माना जाएगा? क्या इसके सेल पे भारत सरकार को कैपिटल गेन मिलना चाहिए, कैपिटल गेन टैक्स? यही सारा का सारा डिस्प्यूट है। तो 2012 में इसी तरीके का एक और केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इसी तरीके का बिल्कुल केस। वोडाफोन ने उसमें अपने कुछ एसेट्स बेचे थे, तो उस केस में भी ऐसा ही था कि वोडाफोन ने अपने कुछ फॉरेन एसेट्स बेचे थे और भारत सरकार ने उनसे टैक्स मांग लिया था 22,000 करोड़ का वोडाफोन टैक्स केस, और ये मामला पहुंच गया था कोर्ट में। तो केन एनर्जी जैसा ही मामला वोडाफोन का भी था। अभी केन एनर्जी से सरकार ने टैक्स मांगा ही था 6,000 करोड़ का, वोडाफोन से उसके पहले मांग लिया था 22,000 करोड़ का, और वोडाफोन पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में वोडाफोन के फेवर में फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी टैक्स लॉ है, इनकम टैक्स एक्ट है भारत सरकार का, उसके सेक्शन 2 सब क्लॉज 14 में ऐसा साफ साफ लिखा है कि अगर कोई एसेट इंडिया में है, बस इंडिया में लोकेशन होने से उसको इंडियन एसेट नहीं मान लिया जाएगा, उसकी ओनरशिप होनी चाहिए इंडिया में। तो इस हिसाब से वोडाफोन का जो टैक्स का जो केस था वो वोडाफोन के फेवर में चला गया, भारत सरकार के अगेंस्ट चला गया। अब भारत सरकार ने सोचा कि अगर ये वोडाफोन का जो केस का जजमेंट है ये केन एनर्जी पे भी लग गया, केन एनर्जी वाले केस में, तो वहाँ से भी टैक्स नहीं मिलेगा हमें। तो भारत सरकार ने क्या किया, ये जो सेक्शन है सेक्शन 2 सब क्लॉज 14 ऑफ इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, इसी को अमेंड कर दिया। बोला चलो इसी को बदल देते हैं पार्लियामेंट में जाकर के, तब तो केन एनर्जी वाला टैक्स देगा हमें। और इन्होंने अमेंड कर दिया इसको 2012 में, और अमेंडमेंट में इस तरह का कुछ स्टेटमेंट इंक्लूड करा दिया कि अ कैपिटल एसेट बीइंग एनी शेयर in a company incorporated outside India shall be deemed to be and shall always be deemed to be have been situated in India if the assets are located in India। इसको अगर सरल तरीके से मैं बताऊं तो ये वाले केस में इन्होंने कह दिया कि अगर कोई एसेट इंडिया में लोकेटेड है, भले उसके शेयर्स कोई विदेश की कंपनी होल्ड कर रही है, तब भी इस एसेट को इंडियन एसेट माना जाएगा फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन। तो ये अमेंड करके साफ साफ लिख दिया इन्होंने। यहाँ तक तो ठीक है कि भाई अगर इंडिया में कोई एसेट है, इंडिया में ऑपरेट कर रहा है और उसका खरीद बेच होता है तो उसको इंडियन एसेट माना जाएगा फॉर द कैपिटल गेन पर्पस। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि इस कानून को इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिवली लगा दिया, मतलब पुराने डेट से लगा दिया 1962 से। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि कानून बनाया आपने आज 2021 18 मई को कानून बनाया और आपने कह दिया कि ये कानून जो है वो 1 जनवरी 2021 से लागू होगा, मतलब किसी पुराने डेट से आपने लागू करा दिया। और इस केस में इन्होंने 1962 से इसको अप्लाई करा दिया, और इस तरीके से इन्होंने वोडाफोन के ऊपर भी लाइबिलिटी ला दी कि भाई अब तो तुम्हें भी टैक्स देना होगा। सुप्रीम कोर्ट में तो तुम बच गए थे ये दिखा करके ऐसा कोई कानून नहीं है, तो लो हमने कानून बना दिया और कानून को बैक डेट से चला दिया, अब टैक्स दो। तो यहाँ पे वोडाफोन तो फंस गया। अभी इसी तरीके से केन एनर्जी के पास भी कोई आर्गुमेंट नहीं बचा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट तो आपको तभी बचाएगा ना जब कानून उस हिसाब से हो, और इन्होंने कानून ही बदल दिया और बैक डेट से अप्लाई कर दिया। तो अब केन एनर्जी ने फैसला लिया कि वो सुप्रीम कोर्ट ना जा करके इंटरनेशनल एक कोर्ट में जाएगा,
परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएगा। तो क्या है ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, वो समझते हैं। एक तरीके का आप समझिए आर्बिट्रेशन का ऑफिस है दैट इज़ लोकेटेड इन द हेग ऑफ नेदरलैंड्स। तो आर्बिट्रेशन ये समझिए कोई कोर्ट नहीं है, नाम है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई कोर्ट हो गया, जैसे फॉर्मल कोर्ट होता हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वैसा नहीं है। एक ऑफिस है, आर्बिट्रेशन ऑफिस समझ लीजिए कि, और इसको काम दिया गया है कि अगर दुनिया के अलग अलग सरकारें या प्राइवेट कंपनियां या कॉरपोरेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो दोनों पार्टी यहाँ आ करके अपने डिस्प्यूट को मिल करके रिजॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आर्बिट्रेशन होगा वो आप इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में दोनों पार्टी की मदद करेगा। तो ये जो द हेग के अंदर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनाया गया है दैट हैज़ बीन क्रिएटेड अंडर हेग कन्वेंशन ऑफ 1899 और इंडिया भी इसका हिस्सा है। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया के अंदर कोई कॉरपोरेट है, मान लीजिए कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको लगता है कि उसके साथ जो डिस्प्यूट है वो किसी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में रिजॉल्व कराना चाहता है वो, तो वो हेग में जा सकता है। और इस तरीके से इस आर्बिट्रेशन को लेकर के वो इस केस में केन एनर्जी पहुंच गया द हेग। दिस इज एप्लीकेबल फॉर कॉरपोरेट्स एंड दैट टू फॉर सिविल लॉ सूट्स। तो हेग में पहुंच गया ये केन एनर्जी, बोला कि ये जो कानून बनाया है इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से, ये कानून ही अपने आप में अनजस्टिफाइड है। आपने पुराने डेट से कानून बना दिया, दैट इज अनजस्टिफाइड एंड ओवरऑल दिस रेट्रोस्पेक्टिव लॉ इज अगेंस्ट इंडिया यूके बायलैटरल ट्रीटी इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट। तो ये सब आर्ग्यूमेंट लेकर के ये पहुंच गए हेग के अंदर और फिर वहां पे ये केस पहुंचा कोर्ट में और वहाँ पे जो फैसला आया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में वो भारत सरकार के खिलाफ आया। ये जो फैसला था 2020 दिसंबर में आया, यानी कि पिछले साल दिसंबर में ये फैसला आया और हेग के अंदर इस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भारत सरकार को बोला गया कि आपका जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ था वो अनजस्टिफाइड था और इसके हिसाब से कोई भी लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी केन एनर्जी पे नहीं बनती है। उल्टा भारत सरकार को फाइन देने का बोला गया, पेनल्टी देने का बोला गया ऑफ 1.2 बिलियन डॉलर्स कि आपने इतने सालों से ये केस डिस्प्यूट चलाया है केन एनर्जी के ऊपर और इस कारण से केन एनर्जी को बहुत सारा लॉस हुआ है उसके बिजनेस ट्रांजैक्शंस में और इस कारण से अब भारत सरकार को 1.2 बिलियन डॉलर्स का पेनल्टी देना होगा टू केन एनर्जी। तो मतलब बिल्कुल बाजी उल्टी पड़ गई भारत सरकार की। हम सोचे थे कि हम 6000 करोड़ टैक्स लेंगे और उल्टा अब हमें यहाँ पे पेनल्टी देना पड़ गया अकॉर्डिंग टू परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो देखते हैं फिर हमने किया क्या। हमने इस आर्बिट्रेशन का जो डिसीजन है, इस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का जो डिसीजन है उसको चैलेंज किया इन हाई कोर्ट ऑफ नीदरलैंड। चूँकि ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हेग सिटी के अंदर है इन नीदरलैंड, तो इस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के डिसीजन को नीदरलैंड के हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। देखिए किसी भी देश के अंदर जो भी कोई आर्बिट्रेशन बॉडी है, जैसे हमारे मुंबई शहर में भी एक आर्बिट्रेशन की बॉडी है, तो उस आर्बिट्रेशन बॉडी के फैसले के खिलाफ हमारे देश के अंदर हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया जा सकता है, अपील किया जा सकता है। तो जिस देश के अंदर जो आर्बिट्रेशन बॉडी होती है उसके फैसले के खिलाफ उस देश के हायर कोर्ट में अपील किया जा सकता है और भारत सरकार ने यही किया। हेग के अंदर ये जो फैसला आया फिर नीदरलैंड के हाई कोर्ट में अपील कर दिया। इसी तरीके का कुछ फैसला हुआ है वोडाफोन के केस में भी। वोडाफोन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब सरकार रेट्रोस्पेक्टिव लॉ लेकर के आई तो वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ केस किया सिंगापुर के एक आर्बिट्रेशन में, आर्बिट्रेशन एजेंसी में, और फिर सिंगापुर के उस आर्बिट्रेशन एजेंसी ने भी भारत सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया था इन सितंबर 2020। मतलब पिछले साल 2 फैसले आए थे, सीधे सीधे फैसले आए थे अगेंस्ट द रेट्रोस्पेक्टिव लॉ ऑफ इंडिया। फिर भारत सरकार ने उस केस में भी यही किया था, सिंगापुर के हाई कोर्ट में इस डिसीजन के खिलाफ अपील कर दिया था। तो मुद्दा ये है कि दोनों जगह रेट्रोस्पेक्टिव लॉ जो हमने लाया था 2012 में, दोनों ही केस में, चाहे वो केन एनर्जी का केस हो या वोडाफोन का केस हो, भारत सरकार अपना केस हार चुकी है। एक तो सिंगापुर आर्बिट्रेशन में, दूसरा हेग आर्बिट्रेशन में, और दोनों जगह हमने हाई कोर्ट में अपील कर रखा है, लेकिन बहुत सारा चांसेज है कि हाई कोर्ट में भी हम वो केस हार जाएंगे। अब करंट न्यूज़ देखते हैं। करंट न्यूज़ ये है कि केन एनर्जी ने अब एयर इंडिया पे केस कर दिया है न्यूयॉर्क शहर में, और केस में उन्होंने ये कहा है, न्यूयॉर्क के एक कोर्ट को रिक्वेस्ट किया है कि एयर इंडिया के एसेट्स, जो अमेरिका में एयर इंडिया के एसेट्स हैं, उसको जब्त कर लिया जाए और जब्त करके उसको सीज करके
जो केन एनर्जी का पेनल्टी अमाउंट है, केन एनर्जी को जो पेनल्टी अमाउंट मिलना था अकॉर्डिंग टू आर्बिट्रेशन $1.2 बिलियन, वो केन एनर्जी को चुका दिया जाए। क्योंकि एयर इंडिया के बहुत सारे इस तरह के एसेट्स हैं न्यूयॉर्क में, तो ऐसा किया जा सकता है। केन एनर्जी ने क्या आर्ग्यूमेंट दिया है कि एयर इंडिया पूरी तरह से भारत सरकार की कंपनी है, तो समझ लीजिए कि एयर इंडिया के एसेट्स भारत सरकार के एसेट्स है और भारत सरकार को $1.2 बिलियन चुकाना है, तो क्यों ना न्यूयॉर्क की जो ये कोर्ट है वो एयर इंडिया के एसेट्स को ही सीज करके उसका ऑक्शन करा के $1.2 बिलियन हमारा चुका दे। इस तरह के पुराने पहले भी केसेस हो चुके हैं, जब किसी एक सरकार की कंपनी के एसेट्स को सीज करके और उसकी लाइबिलिटी को पे किया गया है, तो इस तरह के पहले भी केसेस हुए हैं। अब जरा समझते हैं कि आखिर केन एनर्जी ने एयर इंडिया को सू क्यों किया है। वैसे तो और भी सारी कंपनियां हैं, एयर इंडिया को ही क्यों टारगेट किया है? क्योंकि केन एनर्जी को पता है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू प्राइवेटाइज एयर इंडिया। एयर इंडिया को बेचने के प्लानिंग में है। हमने बजट में भी अनाउंस किया कि हम एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करेंगे। तो अब अगर एयर इंडिया पे केस कर दिया गया तो फिर वो प्राइवेटाइज तो हम कर नहीं पाएंगे, उससे हम रेवेन्यू तो जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो अब इससे भारत सरकार फोर्स हो जाएगी, मजबूर हो जाएगी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए विद केन एनर्जी। तो केन एनर्जी कहीं ना कहीं चाहती है कि भारत सरकार ये जो अपना टैक्स लाइबिलिटी वाला केस है वो पूरी तरह से वापस ले ले, कोई अपील वपील ना करे, नेदरलैंड के हाई कोर्ट में केस को वापस ले ले और फिर उसके बदले में केन एनर्जी अपना केस वापस ले लेगा न्यूयॉर्क से और पूरी तरह से ये मामला ख़त्म हो जाएगा विदाउट एनी काइंड ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑन केन एनर्जी। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए कि एयर इंडिया को बेचने ना दें, इसके लिए उन्होंने एयर इंडिया के एसेट्स के ऊपर केस कर दिया है, सू कर दिया है न्यूयॉर्क सिटी। अभी देखिए जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ है 2012 वाला अमेंडमेंट लॉ, मैंने आपको बताया कि कैसे सेक्शन 2 सब क्लॉज 14 को अमेंड किया है अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट लॉ ऑफ 2012। ये इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रीजन बीइंग कि दो जजमेंट आए हैं, वोडाफोन वाला जजमेंट और सिंगापुर वोडाफोन वाला जजमेंट और केन एनर्जी वाला जजमेंट, दोनों भारत सरकार के खिलाफ आए हैं। और इससे कहीं ना कहीं ये जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ जो हम लेकर के आए, कहीं ना कहीं ये बहुत सारे क्वेश्चन रेज करता है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी गलती हो गई है भारत सरकार की। क्यों? क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ लाने से इन्वेस्टर्स के अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी होती है। आप कहीं भी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, कहीं भी बिजनेस करने जा रहे हैं और आपको मन में अगर ये डर है कि आज का जो कानून है उसको बैक डेट से बदला जा सकता है, आज मुझे 20% टैक्स देना है, हो सकता है कि कल होकर के वो मुझे बोले कि 50% टैक्स दो और पुराने डेट से वो टैक्स सिस्टम को इम्प्लाई करा दें। तो इस तरह का जब अनसर्टेन सिस्टम होता है रेट्रोस्पेक्टिव लॉ के कारण, तो वहाँ पे कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करना चाहता बिकॉज हिज कॉन्फिडेंस इज लो ऑन दैट सिस्टम। इसके साथ ही जब को इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लो होगा देन इट विल इम्पैक्ट इंडियाज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। और ये जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ है जो भारत सरकार लेके आई थी 2012 में, इसको बहुत सारे देशों ने क्रिटिसाइज किया है टैक्स टेररिज्म। एक तरह से आप कॉर्पोरेट्स को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं पुराने टाइम से रेट्रोस्पेक्टिवली कानून ला करके। सो दिस इज ए काइंड ऑफ और दिस पर्टिकुलर law is attracting a lot of criticism across the world and world countries are calling it tax terrorism। तो ये सवाल आएगा, इस पे ये 3 पॉइंट्स आप जरूर लिख देना और 2 एग्जाम्पल केन एनर्जी और वोडाफोन का दे देना। The next article is taken from Science and Technology segment. It is about treatment for coronavirus and this topic is important from our syllabus paper for Science and Technology point of view। तो देखिए 2 न्यूज हैं, दोनों ही न्यूज कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट से रिलेटेड हैं। पहला न्यूज है दैट इज रिगार्डिंग प्लाज्मा थेरेपी। तो प्लाज्मा थेरेपी आप सबको पता है पिछले साल से ही चल रहा है और अब करंट न्यूज़ ये है प्लाज्मा थेरेपी को लेकर के कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि प्लाज्मा थेरेपी से कुछ खास फ़ायदा हो नहीं रहा है और इसलिए इसको कोविड ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल आगे से नहीं किया जाना चाहिए। और दूसरा न्यूज़ है विद रिस्पेक्ट टू कोविड ट्रीटमेंट, वो है कि एक एंटी कोविड-19 ड्रग जिसका नाम है 2DG जिसको रिलीज कर दिया गया है हाल फिलहाल में। तो दोनों न्यूज़ के बारे में एक एक करके समझते हैं। देखिए पहला न्यूज़ है रिगार्डिंग प्लाज्मा थेरेपी। तो प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है, कैसे काम करती है, उसको पहले समझते हैं। किसी भी इंसान का, देखिए जो भी इंसान जिसको कोरोना वायरस हो रखा है उसके बाद वो रिकवर कर गया, तो रिकवर करने के कारण होता क्या है कि उसके ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो जाती हैं अगेंस्ट द कोरोना वायरस विच कैन फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस इन्फेक्शन इन फ्यूचर।
तो मान लीजिए कि कोई ऐसा इंसान का ब्लड है जिसके ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज क्रिएट हो चुकी हैं सिंस ही हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम कोरोना वायरस। तो ये उस इंसान का ब्लड है, उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाए, मतलब जोर से ऐसे घुमाया जाए। तो घुमाने से होगा क्या कि येलो कलर का लिक्विड ऐसे ऊपर साइड में सेपरेट हो जाएगा फ्रॉम थिक रेड कलर लिक्विड। ये जो नीचे थिक रेड कलर लिक्विड है इसको हम लोग कहते हैं इराइथ्रोसाइट्स, जबकि ऊपर का जो येलो कलर का लिक्विड है जो रिलेटिवली हल्का होता है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। और ये हल्का होता है, लाइटर होता है, इसीलिए ये ऊपर चला आता है। प्लाज्मा इज अबाउट 55% ऑफ द टोटल ब्लड इज प्लाज्मा, जबकि इराइथ्रोसाइट इज अबाउट 45% ऑफ टोटल ब्लड। अभी जो प्लाज्मा होता है ये येलो कलर का लिक्विड होता है जैसे आप देख सकते हैं, और इसी के अंदर सारे ब्लड सेल्स होते हैं और इसी प्लाज्मा के अंदर ही सारी एंटीबॉडीज होती हैं। तो अगर कोरोना वायरस से ये इंसान रिकवर कर चुका है तो इसकी जो भी एंटीबॉडीज होगी टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस वो इस प्लाज्मा के अंदर पाए जाएंगे। अब होता क्या, प्लाज्मा थेरेपी का कॉन्सेप्ट क्या था कि इस इंसान से जो कोरोना वायरस से रिकवर कर चुका है इसकी प्लाज्मा को लिया जाएगा और कोई ऐसा इंसान जो क्रिटिकल स्टेट में है उसके अंदर इस प्लाज्मा को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इससे होगा क्या, ऑफ कोर्स दोनों का ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। तो इससे होगा क्या कि ये जो पेशेंट है इसके अंदर भी एंटीबॉडीज आ जाएंगी अगेंस्ट कोरोना वायरस और वो फिर एंटीबॉडीज इस पेशेंट को प्रोटेक्ट करेंगी फ्रॉम कोरोना वायरस अटैक और उससे ये पेशेंट जो क्रिटिकल फेज में था वहाँ से बचाया जा सकता है। लेकिन ये पिछले 1 साल से प्लाज्मा थेरेपी बहुत सारे पेशेंट्स के केस में इस्तेमाल किया गया और कई सारे पेशेंट्स उसमें से बच नहीं पाए, मैनी ऑफ देम डाइड। और अब 1 साल के डाटा के बाद ICMR ने कहा है कि प्लाज्मा थेरेपी से कोई खास फायदा है नहीं, देयर इज नो सिग्निफिकेंट बेनिफिट एंड दैट इज वाई इट हैज़ रिकमेंडेड अगेंस्ट इट्स यूज। तो फ्यूचर में इसको कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट की तरह इस्तेमाल करने से मना कर दिया है ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। जो दूसरा न्यूज़ है रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना वायरस दैट इज रिलेटेड टू 2G ड्रग्स। तो एक नया तरह का मेडिसिन या ड्रग्स डेवलप किया गया है जिसका माना जा रहा है कि वो इफेक्टिव होगा अगेंस्ट कोरोना वायरस इन मॉडरेट टू सीवियर कोविड-19 पेशेंट्स। इससे ये जो 2G ड्रग्स है इसका मेन काम होगा कि हमारे बॉडी के अंदर जो कोरोना वायरस मल्टीप्लाई होता है, एक बार जब हमारे बॉडी के अंदर घुसता है तो जल्दी जल्दी वो अपने नंबर्स को जो बढ़ाता है उसके मल्टीप्लिकेशन को ये कम कर सकता है बहुत हद तक। इस मेडिसिन को डेवलप किया है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज ने, जो DRDO की ही एक लैब है, एक एसोसिएटेड लैब है विच इज़ लोकेटेड इन दिल्ली। और ये जो 2G ड्रग्स है इसका इमरजेंसी यूज अप्रूवल दे दिया है हमारे देश के नेशनल ड्रग रेगुलेटर ने, DGCI ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो कोई भी मेडिसिन हमारे मार्केट इंडियन मार्केट में बेची जा सकती है या नहीं उसका अप्रूवल इसी एजेंसी से मिलता है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से। और इस ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2G ड्रग्स का अब इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है एज एन एडजंक्ट थेरेपी। ये नहीं कि एडजंक्ट थेरेपी का मतलब ये है कि बाकी सारे इलाज चलते रहेंगे, ये एक एडिशनल थेरेपी होगी। ये नहीं कि बाकी सारे इलाज रोक दिए और बस 2G ड्रग्स देते जा रहे हैं। तो 2G ड्रग्स विल बी एज एन एडजंक्ट थेरेपी फॉर मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट्स अगेंस्ट कोविड-19। इस टॉपिक के बेसिस में हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from National Segment. It is about Legislative Council for West Bengal. This topic is important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view. सो करंट न्यूज़ काफ़ी सरल है। वेस्ट बंगाल सरकार ने फैसला लिया है कि अब वो एक लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको विधान परिषद भी कहते हैं वो इस्टेब्लिश करेगी अपने स्टेट के अंदर। तो क्या होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, देखिए जैसे यूनियन पार्लियामेंट या यूनियन लेजिस्लेचर के अंदर 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर में भी 3 पार्ट हो सकते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर। तो कैसा है कि लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल प्लस गवर्नर टुगेदर दे आर नोन एज स्टेट लेजिस्लेचर। तो मुद्दा यह है कि सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे दोनों ही जगहों पे बाई कैमरलिज्म मतलब 2 हाउस सिस्टम अलाउ किया गया है बाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बट एक बेसिक अंतर है, बेसिक डिफरेंस है कि यूनियन लेवल पे बाई कैमरलिज्म इज मैंडेटरी, यानी कि 2 हाउसेज यूनियन लेवल पे होने मस्ट हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन स्टेट लेवल पे बाई कैमरलिज्म इज ऑप्शनल, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा तो होगा ही होगा, लेकिन विधान परिषद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दैट हैज़ बीन केप्ट ऑप्शनल फॉर द स्टेट्स। दे कैन चूज टू हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल, दे कैन ऑल्सो चूज नॉट टू हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल।
अब विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल बनता कैसे है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 169 में इसका प्रोविजन लिखा गया है। देखिए होगा क्या कि द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट पासेज ए रिजोल्यूशन टू क्रिएट ए लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय ए स्पेशल मेजॉरिटी। तो जिस भी स्टेट में अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना है वहाँ पे एक रिजोल्यूशन पास किया जाना होगा, दैट टू विथ ए स्पेशल मेजॉरिटी। और स्पेशल मेजॉरिटी में क्या प्रोविजन है कि जो टोटल मेंबरशिप है लेजिस्लेटिव असेंबली की उसकी 50% से ज़्यादा वोट होनी चाहिए, प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो मान लीजिए कि टोटल 210 मेंबर्स हैं, 210 में से कम 105 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 106 से ज़्यादा वोट होना चाहिए, पहली बात तो ये, प्लस 210 का 2/3 मतलब 140 से ज़्यादा, यानी कि 141। तो दोनों में से 106 और 141 में से 141 ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि 210 मेंबर्स की अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो 141 या उससे ज़्यादा मेंबर्स अगर येस वोट करते हैं तभी जाकर के वो रिजोल्यूशन पास हो पाएगा। और एक बार जब ये रिजोल्यूशन पास होगा तो फिर पार्लियामेंट में इस रिजोल्यूशन को रिक्वेस्ट की तरह भेजा जाएगा कि हम अपने यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली बनाना चाहते हैं। फिर पार्लियामेंट कानून बना करके लेजिस्लेटिव काउंसिल बना देगा उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की जाए तो उनके पावर में बहुत अंतर है। देखिए जैसे राज्यसभा और लोकसभा होता है उस तरह का पावर नहीं होता है। राज्यसभा के पास ऑलमोस्ट सारे पावर होते हैं जो लोकसभा के पास होते हैं, एक्सेप्ट इन फ्यू केसेज लाइक मनी बिल। लेकिन यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास बहुत कम पावर होते हैं। देखिए वैसे बेसिक अंतर देख लेते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ नोन एज लोअर हाउस, लेजिस्लेटिव काउंसिल इज़ नोन एज अपर हाउस। लेजिस्लेटिव असेंबली में डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। राज्यसभा और लोकसभा की तरह जैसे लोकसभा का 5 साल का टर्म होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली का 5 साल का टर्म होता है, और जैसे राज्यसभा का 6 साल का टर्म होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का 6 साल का टर्म होता है। लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ मच मोर पावर दैन लेजिस्लेटिव काउंसिल, और लेजिस्लेटिव काउंसिल इज मेनली एन एडवाइजरी बॉडी। इनके पास कोई खास पावर होता नहीं है। लेजिस्लेटिव असेंबली कैन पास बिल्स इवन विदाउट कंसेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हमारे देश के अंदर कौन कौन से स्टेट्स में वो भी ज़रा देख लेते हैं। तो 6 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं: बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। पहले जम्मू कश्मीर में भी था, लेकिन फिर जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो फिर वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर कौन कौन से लोग वोट करते हैं और कैसे सीटें डिवाइडेड हैं वो भी ज़रा देखते हैं। तो देखिए जो स्टेट के अंदर ग्रेजुएट्स होते हैं वो लोग मिल करके वोट करते हैं फॉर 1/12 सीट्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो टीचर्स होते हैं रिमेनिंग 1/12 के लिए वो वोट करते हैं। लोकल अथॉरिटी जो म्यूनिसिपैलिटीज़ वगैरह के मेंबर्स होते हैं वो 1/3 के लिए वोट करते हैं सीटों के लिए इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं वो 1/3 सीटों के लिए वोट करते हैं। जो बाकी बचा हुआ सीट है वहाँ पे नॉमिनेट करते हैं गवर्नर टू द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अभी करंट न्यूज़ तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी असम के वेस्ट बंगाल की, उन्होंने फैसला लिया है कि वो एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना चाहती हैं, यानी कि विधान परिषद बनाना चाहती हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। इसके पीछे मेन कारण जो हो सकता है क्यों वो बनाना चाहती हैं विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो कारण हो सकता है कि वो खुद ही अपना इलेक्शन लेजिस्लेटिव असेंबली का हार गई हैं नंदीग्राम से। तो अब वो विधान परिषद अगर बना देती हैं या अपर हाउस बना देती हैं तो फिर वहाँ से वो मेंबर हो करके फिर वो चीफ मिनिस्टर बन सकती हैं असम का। तो इस तरीके से ये थॉट प्रोसेस हो सकता है बिहाइंड डिमांड ऑफ क्रिएटिंग ए लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसके अलावा अगर असम लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात की जाए तो असम हैज ए लेजिस्लेटिव काउंसिल, असम हैड ए लेजिस्लेटिव काउंसिल टिल 1947. इट वाज abolished after the independence. Another bill to create legislative council in Assam was passed in 2013 after the resolution from the Assam Legislative Assembly. लेकिन द बिल कुड नॉट गेट पास्ड बाय द पार्लियामेंट, और इस कारण से असम के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं बन पाई। The next article is taken from Assam segment. It is about invasive species in Assam. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam environment point of view. तो देखिए सबसे पहले इन्वेसिव स्पीसीज़ के बारे में समझ लेते हैं। देखिए कुछ एलियन स्पीसीज़ होते हैं। एलियन स्पीसीज़ वो होते हैं जो कि पर्टिकुलर इकोसिस्टम या इन्वायरमेंट के लिए नए होते हैं, एलियन होते हैं। दे आर नॉट इंडेमिक टू दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम, उनको हम कहते हैं एलियन स्पीसीज़।
फॉर एग्जाम्पल पोलर बियर, अब हमारे आसपास में अगर पोलर बियर दिख जाए तो हम उसको बोलेंगे एलियन स्पीसीज है, क्योंकि वो इस एरिया हमारे यहाँ के लिए इंडेमिक नहीं है, यहाँ वो नेचुरली नहीं मिलता है। ज़्यादातर जो एलियन स्पीसीज होते हैं वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या छोटी फिशेज होती हैं जो शिप्स के बलास्ट के साथ आ जाती हैं। आपको पता है कि जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं उसका जो नीचे वाला साइड है उसमें पानी भर के रखा जाता है ताकि शिप का बैलेंस बना रहे। तो जब पानी भरा जाता है, मान लीजिए शिप जो है वो अमेरिका कोस्ट पे है, वहाँ पे जब पानी भरा गया तो उसके साथ साथ छोटी छोटी मछलियाँ भी आ जाती हैं, और बाद में जब इंडिया आया कोलकाता पोर्ट पे वो पानी रिलीज़ कर दिया गया तो ये छोटी छोटी मछलियाँ अमेरिका से इंडिया वापस आ गई और इंडिया आकर के फिर यहाँ पे ये इन्वेसिव स्पीसीज़ हो जाएंगी। उसके अलावा इन्वेसिव स्पीसीज़ इस तरह से भी पहुँच जाते हैं दूसरे जगह पे बिकॉज ऑफ इलीगल ट्रांसपोर्टेशन। मीट के लिए, मेडिसिनल पर्पस के लिए लोग स्मगलिंग करके इन्वेसिव स्पीसीज़ को एक जगह से दूसरे स्पीसीज जगह पे ले आते हैं, एलियन स्पीसीज़ को। तो मीट के लिए, मेडिसिनल पर्पस के लिए या पेट के लिए, पेट की तरह रखने के लिए उनको एलियन स्पीसीज़ को लाया जाता है। फॉर एग्जांपल जर्मन शेफर्ड, जर्मन शेफर्ड ओरिजिनली इंडिया में नहीं होते थे लेकिन उनको लाया गया, यहाँ पे पेट की तरह रखा जाता है। तो ये हो गए सब एलियन स्पीसीज जो नेचुरली एक एरिया में नहीं मिलते हैं, बट दे हैव बीन ब्रॉट by one way or the other into a particular ecosystem where they were not endemic or originally belonged to। अब इन्हीं एलियन स्पीसीज में से कुछ स्पीसीज जो होते हैं वो इन्वेसिव एलियन स्पीसीज हो जाते हैं। तो इन्वेसिव एलियन स्पीसीज का मतलब वो है कि वो स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में नया है और वहाँ के इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जर्मन शेफर्ड, अब ये ठीक है एलियन है लेकिन इन्वेसिव नहीं है क्योंकि ये हमारे इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे एलियन स्पीसीज हैं जो हमारे इकोसिस्टम को, जहां वो बिलोंग नहीं करते, उसको डिस्ट्रॉय भी करते हैं। सो दे विल बी नोन एज इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। और इसी से रिलेटेड ये पर्टिकुलर न्यूज़ है। इट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू एन इन्वेसिव एलियन स्पीसीज इन असम। तो ये है ये पर्टिकुलर टर्टल जिसका नाम है रेड ईयर्ड स्लाइडर्स टर्टल। तो ये इसका नाम रेड ईयर्ड स्लाइडर्स टर्टल इसलिए है क्योंकि ये जो कान के पास का एरिया है, एरिया नियर इट्स ईयर है, वैसे तो इसके कान है ही नहीं लेकिन कान के पास का जो एरिया है वो रेड कलर का होता है, इसलिए इसको हम लोगों ने रेड ईयर्ड कह दिया। उसके अलावा एक बहुत फास्ट स्लाइड कर सकता है सरफेस पे भी या पानी के अंदर, बहुत क्विकली मूव करता है, इसलिए इसका नाम है रेड ईयर्ड स्लाइडर्स टर्टल। और ये जो रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल है ये नेटिव स्पीसीज है यूएस का और नॉर्दर्न मेक्सिको का, मतलब वहाँ पे ये ओरिजिनली मिलता है। लेकिन कई सारे लोग इसको इंडिया ले आते हैं इलीगल तरीके से इसको पेट की तरह रखने के लिए, क्योंकि बहुत लकी माना जाता है और इसको रखने का कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। मतलब कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि हमारे ब्रह्मपुत्रा वैली के आसपास, खासकर डिपोर बेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में या उग्रतला टेम्पल पॉन्ड में या और भी इस तरह के छोटे छोटे वाटर बॉडीज़ के आसपास बहुत सारे ये रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल्स देखे जा रहे हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है कि ये जो रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल्स हैं दे आर ए काइंड ऑफ इन्वेसिव एलियन स्पीसीज और ये हमारे इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये कैसे आए होंगे हमारे इकोसिस्टम में, असम के अंदर आए कैसे होंगे? तो हो सकता है कि कोई इसको अमेरिका से या मेक्सिको से लाया होगा, कुछ दिन अपने घर में पेट की तरह रखा होगा, ऐसा रिसर्चर्स का कहना है, और बाद में उसको अबैंडन कर दिया होगा, वाटर बॉडीज में जाकर छोड़ दिया होगा। धीरे धीरे ये मल्टीप्लाई करके अपने नंबर्स बढ़ा रहे हैं। वैसे दिक्कत क्या है कि ये हमारे इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं है। अब ये नया है ना इस एरिया में, इसको ओरिजिनली इसको हंटिंग करने वाला, इसको खाने वाला कोई दूसरा स्पीसीज नहीं है, तो ये इसका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं है, इस कारण से ये लंबे समय तक जी रहा है। उसके अलावा ये फास्ट मल्टीप्लाई करता है, ये अपनी संख्या जल्दी जल्दी बढ़ाता है और बहुत ज़्यादा खाता है। ये जल्दी जल्दी खाता भी और फास्टर मल्टीप्लाई भी करता है और लंबे समय तक रह सकता है, जिंदा भी रह सकता है, क्योंकि इसका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं है। और इस कारण से जो लोकल टर्टल्स हैं हमारे यहाँ के, जो यहाँ के इंडेमिक टर्टल्स हैं, उनको डिफिकल्टी हो रही है क्योंकि जल्दी जल्दी खाते हैं, ये मजबूत भी हैं, तो लोकल टर्टल्स से उनका खाना भी छीन लेते हैं और इस कारण से लोकल टर्टल्स की पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो रही है। और ये जो इन्वेसिव स्पीसीज है रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल, इसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। अभी असम में तो ये नया फिनोमेना है, असम में तो अभी धीरे धीरे देखे जा रहे हैं रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल। केरला, कर्नाटक और गुजरात के तो इकोसिस्टम को उन्होंने बहुत डिस्ट्रॉय कर दिया, वहाँ के लोकल टर्टल्स तो बहुत सारे मर चुके हैं बिकॉज ऑफ दीज रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल। ब्रह्मपुत्रा इकोसिस्टम में ये नया है लेकिन फिर भी आने वाले टाइम में हमारे इकोसिस्टम को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, हमारे टर्टल्स को भी मार सकता है। और ये ज़्यादा खतरे वाली बात होगी क्योंकि इंडिया के टोटल
72% टर्टल्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिलते हैं, और जो भी रेयर टर्टल्स हैं या इंडेंजर्ड टर्टल्स हैं वो ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हैं, और उनको ये डैमेज कर सकता है। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। In our segment, most probable prelims topics for upcoming UPSC, today we will cover topic number 186 to 190. Topic number 160 is about different kinds of fire crackers. तो देखिए, जो रेड कलर का फायर क्रैकर होता है, जो आसमान में जाकर रेड कलर से फटता है, वो स्ट्रोंटियम सॉल्ट से बना होता है। जो इस तरह से ऑरेंज कलर में फटता है वो कैल्शियम सॉल्ट से बना होता है। जो येलो कलर में ऐसे एक्सप्लोड करता है वो सोडियम से बना है। ग्रीन कलर से एक्सप्लोड करता तो वो बैरियम से बना है। यही 4 सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। इससे हो सकता है कि पीटी में सवाल आ जाए, क्योंकि इस साल ये न्यूज़ में था। उसके अलावा अगर बिल्कुल वाइट कलर का होता है जो, उसमें आप समझिए मेटल्स बर्न होते हैं सीधे सीधे, जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम या टाइटेनियम। हल्का वाइट में हो तो आप समझिए कि सिल्वर है उसके अंदर। पर्पल कलर का हो तो आप समझिए कि उसमें कॉपर एंड स्ट्रोंटियम का कॉम्बिनेशन है। और ब्लू कलर में हो तो आप समझ लीजिए कि कॉपर क्लोराइड का सॉल्ट है। तो ये सब अलग अलग केमिस्ट्री है फायरवर्क्स की। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। टॉपिक नंबर 187 इज अबाउट सोफिया प्रोजेक्ट। इसका फुल फॉर्म है स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट सेंसिटिव एयरबॉर्न टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी। तो हवा में इस तरह से टेलीस्कोप लगाया जाएगा जो इंफ्रारेड टेलीस्कोप है ये। It has been jointly developed by NASA and German Aerospace Center. Please attempt this question based on topic number 187. Topic number 188 is about Development Monitoring and Evaluation Office. It was established in 2015 by Government of India as an attached office of Niti Aayog. It is headed by Director General who is equivalent to Additional Secretary rank of Government of India. इसको इसलिए बनाया गया है ताकि एक्टिवली मॉनिटर कर सके और इवेलुएट कर सके द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीडेड रिसोर्सेज सो एज टू strengthen the probability of success and scope of delivery. Please attempt this question based on topic number 188. Topic number 189 is about IndiGen program. इसका पूरा फुल फॉर्म होगा इंडिया जेनोम प्रोग्राम। इट एम्स टू अंडरटेक होल जीनोम सीक्वेंसिंग। तो जेनोम स्टडी करेगा, जो हमारी जीन्स की स्टडी है इंडिया के अंदर, उसकी स्टडी करेगा ऑफ थाउजेंड्स ऑफ द इंडिविजुअल रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट or diverse ethnic groups in India. It has been initiated by CSIR, Central Scientific Council of Scientific and Industrial Research of India. The data will allow researchers to build Indian specific reference genome data set. मतलब सरल शब्दों में समझिए तो हमारे इंडिया के अंदर किस किस तरह के जीन्स हैं उनका एक डाटा क्रिएट कर लिया जाएगा, जिससे पता किया जा सकता है कि हमें कौन कौन से बीमारियों से वल्नरेबिलिटी है और उसका क्या क्या इलाज हो सकता है। ये इंडिविजुअल लेवल पे भी ट्रीटमेंट में काम आएगा। एक आदमी अगर पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करता है तो उसमें क्या क्या जीन सेटअप हैं और कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है, उसमें फ़ायदा मिलेगा। और पॉपुलेशन या कम्युनिटी लेवल पे तो इसका फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 189. टॉपिक नंबर 190 इज अबाउट कोल इंडिया लिमिटेड. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन नवंबर 1945. इट इज़ वर्ल्ड सिंगेस्ट लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर company in the world. It is a Maharatna company and produces about 83% of India's total coal production. लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया अभी भी, despite having world's 4th largest coal reserve, India is net importer of coal. और यही कारण है कि हाल फिलहाल में भारत सरकार ने कोल प्रोडक्शन के प्रोसेस को काफ़ी लिबरलाइज कर दिया है ताकि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स भी कोल प्रोडक्शन में इंगेज हो पाएँ. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 190. This is the answer question number 181 to 185 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट लाइटनिंग? लाइटनिंग अकर्स मेनली व्हेन देयर इज वीक कन्वेक्शनल करंट. दिस इज रॉन्ग. Occurs when there is strong convectional currents. Animals with closer rear and front feet are more vulnerable. This is wrong. Animals having longer rear and front feet are more vulnerable, like elephants. So the correct answer will be option D, none. So the following statements are correct. Cyclones are more common in Bay of Bengal area as compared to Arabian Sea. Absolutely correct, because in general the water of Bengal is relatively warmer as compared to that of Arabian Sea. So both statements are correct and statement 2 is correct explanation of statement 1. So the correct answer will be option C. Sharks are able to navigate to the largest distance because of their capability to sense magnetic fields. So the correct answer is option C. That's all from our side for today. Thanks for watching.